अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है आपकी सेल बायोलॉजी के ऊपर। तो पहले हम बेसिक लेक्चर एक पढ़ चुके थे, दैट इज़ सेकंड, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो यह सारे नाम आपने याद रखने हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर इसके बाहर एक सेल वॉल भी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताने लगी। बेसिकली इसके अंदर ना 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, 4 होती हैं वैसे टोटल, लेकिन जो 3 है वो मेनली होती ही होती हैं हर सेल वॉल के अंदर। सबसे पहले आपके पास फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है। तो आपके पास इस तरह से फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। ये आपके पास फॉस्फेट का हेड होता है, आपके पास फॉस्फेट हेड होता है। ठीक है जी, आपके पास फॉस्फेट हेड होता है जिसको हम पोलर बी कहते हैं, और ये हमारे पास पोलर इन नेचर होता है। पोलर होता है तो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो ये वाटर के साथ बॉन्ड आराम से बना लेता है। तो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, तो एक्सोप्लाज्म होता है, तो ये उसके साथ बॉन्ड आराम से बना लेता है। तो इसलिए ये आपके पास फॉस्फेट हेड जो होता है ये आउटसाइड मौजूद होता है। ठीक है, तभी ये आपके पास आउटसाइड हर दोनों तरफ मौजूद होता है। जबकि जो आपके पास टेल होती है ये आपके पास होती है जी फैटी एसिड। फैटी एसिड की आपके पास टेल होती है। ठीक है, और इसको हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, और ये नॉन पोलर होती है। अब इसके अंदर जो आपके पास इस तरह से स्ट्रेट भी हो सकती है, अगर स्ट्रेट होगी तो दैट इज़ सेचूरेटेड, और अगर आपके पास इस तरह से किंक आएगा तो दैट इज़ अनसेचूरेटेड। अनसेचूरेटेड जो है वो उसकी करीब करीब नहीं आने देता स्ट्रक्चर को। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो लिपिड बायलेयर की फ्लूइडिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, जितना चीज़ें जो हैं वो आपके करीब करीब आ जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर ऐसे स्ट्रक्चर है तो ये साथ साथ बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं, तो उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं रहेगी, वो एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। जबकि आपके पास अगर इस तरह से होता है और ये आपके पास किंक है, तो फिर उसको इतनी जगह नहीं मिलती, फिर उसको इतनी जगह नहीं मिलती, तो एक किंक आ जाता है अंदर, तो इसकी वजह से आपकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी, आपके पास होती है जी प्रोटीन। प्रोटीन आपके पास 2 तरह की है। ये वाली जो प्रोटीन है दैट इज़ इंटेग्रल प्रोटीन। ठीक है, इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। ये पूरी मेम्ब्रेन में से पास की होती है। एक आपके पास होती है जी पेरिफेरल प्रोटीन, जो इस तरह से सरफेस पे लगी होती है। ये ग्लोबुलर इन नेचर होती है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जी आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के। तो कोलेस्ट्रॉल भी आपके पास जो है फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। इसका हम फंक्शन बाद में पढ़ेंगे और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है आपके पास, ये आपके पास आ जाता है जी कार्बोहाइड्रेट की आपके पास एक लेयर लगी हुई है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड पे लगा होगा तो दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर लगा होगा तो दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था एक सेल मेम्ब्रेन या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। हम जल्दी से अब पढ़ लेते हैं जी। आपके पास सेल मेम्ब्रेन अक्कर कहाँ पे होती है? ये एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट है, एंड प्लांट सेल के अंदर इसके बाहर एक सेल वॉल होती है। और ये एक हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। अगर ये हमारे पास डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास सेल जो है वो डाई कर जाता है। जो हमारे पास सेल वॉल होती है ना, वो कंसीडर होती है एज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर आपके पास लिविंग जो फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है। तो अगर ये डैमेज होगा तो आपके पास सेल डेथ हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी कंपोजिशन। कंपोजिशन में इसके अंदर प्रोटीन आता है, लिपिड आता है, इसके अंदर कार्ब्स आते हैं, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है। प्रोटीन आपके पास 60-80% है जी, 60-80% है। उसके बाद आपके पास जो लिपिड है दैट आर 20-40%, और उसके बाद आपके पास जो कार्ब्स है वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं, स्मॉल अमाउंट में है। ठीक है जी, और जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल होता है वो यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बातें आपने कुछ बेसिक से याद रखनी है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो था वो प्रपोज्ड हुआ था जी 1972 के अंदर। आपके पास 2 साइंटिस्ट थे, एक आपके पास निकोलसन उसका नाम था, और एक आपके पास सेंगर। ठीक है, आपके पास सेंगर उसका नाम था। ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था।
अब ये बेसिक स्ट्रक्चर की दोबारा से डायग्राम है, मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये आपके पास लिपिड बायलेयर है, ठीक है जी। उसके बाद ये फॉस्फोलिपिड का है, हेड है, हाइड्रोफिलिक है और पोलर है, ठीक है। और ये हेड है आपके पास, ये टेल है, ये फैटी एसिड की होती है और ये हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ये इनसाइड होती है, ठीक है। इसीलिए ये इनसाइड होती है, वाटर से दूर होती है, ठीक है। और ये नॉन पोलर होती है। उसके बाद ये रेड रेड आपके पास जो है ये कोलेस्ट्रॉल है, ये जो आपकी फ्लूइडिटी की सेल को मेंटेन करता है। उसके बाद आपके पास ये इंट्रिंसिक इंटेग्रल प्रोटीन है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। उसके बाद ये जो सरफेस पे लगी हुई है दैट इज़ आपके पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है तो दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, और यही चेन अगर आपके लिपिड के ऊपर लगी हुई है तो दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड। और साथ ही आपके पास इनर साइड के अंदर साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है अलाउ करती है सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, तो इसलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशिएटली परमिएबल होती है। ये लिपिड बायलेयर होती है, इसलिए लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो हैं इजीली पास हो जाते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर से। स्मॉल गैसेस वाटर वगैरह किस तरह से पास होते हैं, आपकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था एक किंक होता है। वो जो किंक होता है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहा होता है, और वो इससे वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रिजिड नहीं होती, फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर मेंटेन, जिसकी वजह से अंदर स्पेसेस बनती रहती हैं और इसमें से आपके वाटर गैसेस वगैरह आपके पास पास करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूट्रल पार्टिकल्स और गैसेस और वाटर वगैरह को भी इजीली पास कर देते हैं, लेकिन जो आयंस होते हैं वो पास नहीं कर सकते और लार्ज मॉलिक्यूल्स भी पास नहीं कर सकते। इनके पास करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, तो वो एक्ट करती हैं हमारे पास फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिपिड और फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं, तो मेक्स मेम्ब्रेन कॉन्स्टेंटली परमिएबल एंड अलाउ द नॉन पोलर पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, ठीक है। तो ये हमारे पास इजीली पासेज के लिए हेल्प करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद नीचे देखें जी, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, दो तरह की हैं, एक एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक जो होती है वो हमारे पास बाहर की साइड में लगी होती है, जबकि इंट्रिंसिक जो होती है वो ट्रांस मेम्ब्रेन होती है। वो दो तरह की हो सकती है, एक तो आपके पास इस तरह से हो सकती है, ठीक है जी, या एक आपके पास इस तरह से हो सकती है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको शो करने की ट्राई की है। अच्छा जी, ये जो आपके पास है ना, ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, इसमें से आराम से जो है ये चैनल्स है, इसमें से आराम से पास कर देता है। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई कैरियर साथ लगेगा और फिर वो एक पार्टिकल को कैरी करेगा, तो ये फिर मूव करेगा इस साइड में, तो ये आपके पास कैरियर के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज अ रिसेप्टर। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, वो सरफेस के ऊपर लगे होते हैं, वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, वो फिंगर प्रिंटिंग में हेल्प करते हैं, वो आपके पास रिकॉग्नाइज करके आगे कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपके पास एक इस तरह से साइनैप्स होता है और ये साइनैप्स के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन लगा हुआ है, जब वो आके उसके साथ अटैच होगा कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर एज यूज़ होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो आके उसके साथ अटैच होगा, तो तभी आपके पास सिग्नलिंग पाथवे अंदर जाएगा और वो रिलीज़ करेगा, ठीक है। और आपके पास फंक्शन परफॉर्म होता है, ये रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके पास जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, आपके ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस इंसान का ब्लड ग्रुप A है, इसका B है, इसका O है, इस तरह से, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरह की है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी। आपके पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट यूज़ ऑफ ATP होता है, जिसके अंदर वो डायरेक्टली ATP को इस्तेमाल करती है और वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ठीक है। जिस साइड में आपके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन है और इस साइड में आप देख लें आपके पास थोड़ी कंसंट्रेशन है, तो ये आपके पास अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी। तो इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी के अंदर आपके पास एक सिम पोर्ट है और एक आपके पास एंटी पोर्ट है। सिम पोर्ट वो होती है जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक की अगेंस्ट कंसंट्रेशन होती है और एक की अलॉन्ग कंसंट्रेशन होती है, जबकि जो एंटी पोर्ट होता है उसमें एक मॉलिक्यूल इधर मूव करता है और दूसरा इधर करता है, ठीक है।
तो ये आप आगे जाके पढ़ेंगे फर्दर। अभी आपके लिए इतना ही पता होना चाहिए इस लेवल पे कि एक सिम्पोर्ट होती है और एक एंटीपोर्ट होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, आपकी जो मूवमेंट होती है वो बल्क मूवमेंट भी हो सकती है। बल्क मूवमेंट के अंदर एक्सोसाइटोसिस है और आपके पास इंडोसाइटोसिस है। जो एक्सोसाइटोसिस होती है उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है वो बाहर जाता है, जिस तरह से ये है, और जिस तरह से वैक्यूल बन के तो आपके पास जो है इस तरह से वैक्यूल निकल जाता है आपके किसी भी ऑर्गेनालिस से, तो ये एक्सोसाइटोसिस है। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि कोई भी ऐसे आपके पास पड़ा हुआ सब्सटेंस इधर कुछ आया, ठीक है, उसने उसको इस तरह से अपने अंदर इनगल्फ कर लिया और इस तरह से अपने अंदर ले लिया, ठीक है, तो ये उसका पार्ट बन गया, दैट इज़ इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस आगे दो तरह की है, ठीक है जी। आपके पास एक हमारे पास होती है पिनोसाइटोसिस और एक आपके पास होती है फेगोसाइटोसिस। तो पिनो के अंदर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं, जबकि जो आपके पास फेगो होती है उसके अंदर आपके पास सॉलिड सब्सटेंसेस मूव करते हैं। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट रह गई थी। पैसिव देख लेते हैं। पैसिव आगे दो तरह की होती है, एक डिफ्यूजन है और एक आपके पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन के अंदर नॉर्मली एक सब्सटेंस जो है अपनी अलोंग द कंसंट्रेशन मूव करता है, यहाँ पे वो ज़्यादा था और यहाँ पर वो कम है, तो वो आराम से विदाउट यूज़ ऑफ एनर्जी आपके पास जाएगा। जबकि जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर उसको कोई कैरियर की ज़रूरत होती है फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ग्लूकोज को चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास इसको वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ अपहिल मूवमेंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन होती है, रिक्वायर करती है एनर्जी। एग्जाम्पल में सोडियम पोटेशियम पंप आ जाता है। जबकि जो पैसिव होती है वो आपके पास डाउन हिल मूवमेंट है, अलोंग कंसंट्रेशन है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो ये आपने याद रखना है। इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाती है जी ऑस्मोसिस। उसके बाद आ गया जी आपके पास इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। कोई भी मटेरियल इनटेक कर रहे हैं तो इंडोसाइटोसिस है, दो तरह की होती है, फेगोसाइटोसिस सॉलिड की और पिनोसाइटोसिस लिक्विड मटेरियल की। साथ ही साथ आपके पास आ जाता है जी एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस है कोई भी मटेरियल आउटसाइड मूव कर रहा है तो वो एक्सोसाइटोसिस है। जैसे कि वैक्यूल्स अपनी जो होते हैं वो रिमूव करते हैं मटेरियल को, तो उसके अंदर ये आ सकता है। डिफ्यूजन जाता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दोनों पैसिव की एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। इसके अंदर भी एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ये गैस मॉलिक्यूल्स का होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको कैरियर चाहिए होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और इसके अंदर कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। फर्दर हमारे पास कुछ फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन के, तो ये हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ये हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास न्यूरॉन्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसमिट करती है इम्पल्सिस को, ठीक है, ट्रांसमिट करती है इम्पल्सिस, ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड बल्क अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर आपके पास पिनोसाइटोसिस और नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट, तो उसके अंदर डिफ्यूजन। उसके बाद जी आपके पास कुछ ऑर्गेनालिज होती हैं, आपके पास डबल मेम्ब्रेन भी होती हैं और आपके पास नो मेम्ब्रेन वाली भी होती हैं। जो आपके पास डबल वाली मेम्ब्रेन है उसका आपने निमोनिक याद रखना है जी, नो मैप, ठीक है। एन से आपके पास आ जाता है न्यूक्लियस, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ए से ऑटोफैगोसोम और पी से प्लास्टिड, तो ये सारी आपने याद रखनी है। उसके बाद जो नो मेम्ब्रेन है उसको आपने याद रखना है नो सी आर। अगर किसी भी क्लास का सी आर नहीं होगा तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगी, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एन से हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोलस, सी से आपके पास सेंट्रियोल एंड आर से राइबोसोम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ये आपने याद रखने हैं। अगेन हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं जी। सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मोलीमा भी कहते हैं, इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल होती है और ये आपके पास इसके बाहर एक सेल वॉल होती है इन द प्लांट सेल। उसके बाद आपने इसका साइज़ देखना है तो साइज़ इज़ 7 नैनोमीटर। उसके बाद ये सेमी परमिएबल होती है, प्रेजेंट होती है अराउंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म और आउटर मोस्ट होती है इन एनिमल सेल। इसकी जो सेल शेप को मेंटेन करती है, सपोर्ट करती है और सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करती है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट।
इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो हमारे पास प्रपोज़ किया 1972 के अंदर सेंगर और निकोलसन ने, ठीक है जी। उसने इसके अंदर 4 मेन स्ट्रक्चर्स बताए थे। उसने कहा मेम्ब्रेन में लिपिड होते हैं, दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, ये जो आपके पास लिपिड की बायलेयर बनी हुई है, ठीक है, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड। अब मैं इसको आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का आपके पास फॉस्फेट हेड होता है, पोलर होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है जी। और जो आपके पास किंक होता है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और यह नॉन पोलर होता है और ये फैटी एसिड की टेल होती है, इसलिए ये इनसाइड होता है। और आपके पास बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो ये दोनों फ्लूइड से दूर भागता है क्योंकि ये फोबिक होता है उसका, तो ये इनसाइड अरेंजमेंट कर लेता है अपनी, और बाहर हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड आ जाता है। मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड होती है वो आपके पास फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से सेम लगे हों तो ये बहुत करीब करीब होंगे, दीज आर सेचूरेटेड। और अनसेचूरेटेड की वजह से आपके पास ये किंक शो होता है, जिसकी वजह से वो दूर दूर जाती है मेम्ब्रेन। आपके पास अगर टेम्परेचर हाई होता है ना, अगर आपके पास टेम्परेचर हाई होता है तो ये आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, थोड़े थोड़े स्पेस हो जाते हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी दूर हो जाते हैं, ठीक है। आपके पास मॉलिक्यूल इस तरह थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी फ्लूइडिटी जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर जो है ना वो कम हो जाता है, अगर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, फिर आपके पास मॉलिक्यूल जो है ऐसे साथ साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर किंक होगा ना, अगर इसके अंदर किंक होगा तो वो कभी भी उसको साथ साथ नहीं जुड़ने देगा, वो थोड़े थोड़े दूर ही रहेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। तो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वो मेंटेन करता है फ्लूइडिटी को। कैसे मेंटेन करता है, वो इस तरह से ऊपर मॉलिक्यूल लगा होता है, ठीक है। जब भी वो आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है तो वो उसको ज़्यादा दूर दूर रखता है और वो ज़्यादा करीब नहीं आने देता आपके मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से वो फ्लूइडिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपके पास जो ये हेड होता है ना, ये आपके पास होता है हाइड्रोफिलिक। तो जो भी आपके पास यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये अपनी अरेंजमेंट इस तरह से कर लेता है कि वो उसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाए और उसके साथ बॉन्ड बना ले, और जो आपके पास हाइड्रोफोबिक एंड है वो इनसाइड चला जाए। तो ये अरेंजमेंट भी बहुत बेनिफिशियल होती है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक हो गया। उसकी वजह से हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास वाटर, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह के मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो आराम से पास कर जाते हैं थ्रू दिस मेम्ब्रेन। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कि मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स जो है ना वो भी अब 2 तरह की हैं। एक आपके पास ट्रांस मेम्ब्रेन है जिसको हम इंटेग्रल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एक ही आपके पास सरफेस पे लगी हुई है दैट इज़ पेरिफेरल, इसको हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल जो होती है ये ग्लोबुलर इन नेचर होती है, ये भी आपने याद रखना है। अब जो प्रोटीन है वो क्या करती है, अब जो मॉलिक्यूल आयंस थे या लार्जर मॉलिक्यूल्स थे उनको पास करने के लिए कोई चैनल चाहिए, तो उनको ये चैनल प्रोवाइड करती है। तो ये आपके पास 2 तरह की हो सकती है, या तो ये कैरियर एक्ट करेगी या तो ये सोडियम पोटाशियम पंप के लिए एक्ट करेगी, ठीक है। तो कैरियर के लिए ये आराम से ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट कर देती है, चैनल एक्ट करती है। और अगर ये कैरियर एक्ट करेगी तो ये इस तरह से सोडियम पोटाशियम पंप के साथ एक्ट करेगी। ये बातें इंपॉर्टेंट थी, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इंजाइम्स, ठीक है जी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स और स्मॉल एंजाइम्स जो होते हैं आपके पास इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस कराते हैं और ये मेंटेन करते हैं हमारे पास डिफरेंट फंक्शन को। जो हमारे पास ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड वगैरह है और हमारे पास प्रोटीन है, ये हमारे पास एक्ट करती है एज एंजाइम। तो एंजाइम के तौर पर भी ये एक्ट करती है इन डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जी आपके पास जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपके पास ये लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सेल रिकग्निशन में हेल्प करते हैं और सेल रिकग्निशन में हेल्प करते हैं। सेल की आपकी सिग्नलिंग कैसे करते हैं, जब भी आपके पास एक न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह से आता है तो वो आके लगता है ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के ऊपर, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन वगैरह, और आपके पास यहाँ से जो है वो वैक्यूल्स वगैरह रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है।
और आपके पास जो डिज़ायर्ड फंक्शन था वो परफॉर्म हो जाता है। इसी तरह सेल रिकॉग्निशन किस तरह से होती है कि आपके पास जो ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड है ये आपके सारे सेल्स के ऊपर लगे होते हैं और ये बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, डिफरेंट चीज़ें जो आपकी होती हैं, हर सेल डिफरेंट होता है उससे और ये इनकी वजह से ही डिफरेंट होता है। ठीक है, अदर फंक्शंस में ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। तो ये एक हमारे पास ओवरव्यू था पूरे आपके सेल मेम्ब्रेन का। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है अपने सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन की सेल मेम्ब्रेन की। आपके पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो आपके पास पंप्स हो सकते हैं, आपके पास चैनल्स हो सकते हैं या आपके पास कैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि किस तरह से होता है। उसके बाद जी आपके पास फर्दर आ जाता है कि जो आपके पास पंप होते हैं वो किस तरह से पंप करते हैं। सोडियम इधर कम है, इधर ज़्यादा है, ठीक है, वो अगेंस्ट कंसनट्रेशन मूव करते हैं। ठीक है, एटीपी हमारे पास इस्तेमाल होती है और यहाँ पर आपके पास सोडियम पोटाशियम पंप की एग्जाम्पल को शो किया हुआ है। और ये इस तरह से आपके पास जो है ना सोडियम पोटेशियम का जो पंप है ना वो इस तरह से आपके पास एनर्जी यूज़ करके आपके पास अप हिल मूवमेंट करा देता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी चैनल्स आ जाते हैं। पहले आपने पंप पढ़ लिया, चैनल्स जो हैं वो आपके पास पोर्स भी हो सकते हैं जिसको एक्वापोरिन वगैरह कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की आपके पास ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। आपके पास चैनल और भी दो तरह के हो सकते हैं, एक आपके पास गेटेड चैनल है जो आपके पास लाइगेंड गेटेड होते हैं और एक आपके पास वोल्टेज गेटेड होते हैं। जो लाइगेंड गेटेड होते हैं उसके साथ कोई आके मॉलिक्यूल लगता है और वो फिर उसको एक्टिव करा देता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल आपने देख लेनी है सोडियम चैनल एट मसल एंड प्लेट। ठीक है, मसल एंड प्लेट पे जो आपके सोडियम चैनल होते हैं वो आपके पास गेटेड चैनल होते हैं और एक आपके पास वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड में आपके पास जो है वोल्टेज का डिफरेंस होता है दोनों साइड में, जैसे कि आपके पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल हार्ट के अंदर होते हैं, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो आपके पास थर्ड टाइप आती है दैट इज़ कैरियर। कैरियर प्रोटीन्स होती हैं आपके पास। कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो इस साइड से कैरी करती हैं मॉलिक्यूल को, अंदर लेके जाती हैं और इधर से बाहर निकाल देती हैं। कैरियर्स जो होते हैं वो आपके पास तीन तरह के होते हैं, एक यूनिपोर्टर है, एक सिम्पोर्टर है और एक एंटीपोर्टर है। जो यूनिपोर्टर होता है वो एक ही मॉलिक्यूल को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाता है। उसके बाद जो आपके पास सिम्पोर्टर होता है वो दो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, एक की जो कंसंट्रेशन हाई होती है और एक की कम होती है और वो उनको एक ही डायरेक्शन में मूव कर देता है। ठीक है, और जो आपके पास एंटी वोटर होता है वो आपको दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। जो आपके पास लो होती है उसको हाई में ले जाता है और जो आपके पास हाई होती है उसको लो में ले जाता है। तो ये आपके पास एंटी पोर्टर का काम होता है, ये भी दो मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये आपके पास सारी प्रोटीन्स जो थी मैंने उनका आपको बता दिया है। ये देख लें जी, आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव है, डिफ्यूजन के ज़रिए आराम से जा रहा है। जो आपके पास फैसिलिटेटेड है उसके अंदर आपको कोई कैरियर मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, और जो आपके पास एक्टिव है उसके अंदर आपको एटीपी की एनर्जी चाहिए। ठीक है जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।